हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 291 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जी आज हम लोग सचिन सर के नोट्स का दोस्तों एसएसटी करने जा रहे हैं दोस्तों। एसएसटी का सामाजिक अध्ययन पेपर 2 के लिए ये वीडियो है दोस्तों। आप लोग जो भाई बहन नहीं देखेंगे वो जरूर से जरूर वीडियो को देखिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। 6 to 8 के लिए बीएड धारी जो है उन भाई बहनों के लिए दोस्तों, डीएलएड जो भी किए हैं, जो बीए से किए हुए डीएलएड, उनके लिए भी ये बहुत बेहद अति महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। ये सचिन सर का नोट्स का है दोस्तों। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर कॉल कीजिए, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। सपोर्ट सबसे बेहद जरूरी है दोस्तों। पहले सपोर्ट, उसके बाद ये हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे दोस्तों। मंदिर जो है शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। फिर से एक बार पढ़ लिया जाए दोस्तों। शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती थी दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होता था दोस्तों। केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को बोला जाता था और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अशोक के धर्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल है तो था दोस्तों। फिर देखिए भी देखते हैं। अशोक ने धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे दोस्तों। बी सही है दोस्तों, लेकिन आपका ए गलत है दोस्तों, क्योंकि अशोक देवी देवताओं में आस्था रखता था दोस्तों, लेकिन वो बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों, इसलिए आपका ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है निम्नलिखित चोल वंश के संबंध में कौन सा सही है? तो चोल मंदिर शिल्प उत्पादक का केंद्र था दोस्तों। चोल मंदिर के बारे में कौन सा सही है? चोल मंदिर जो है शिल्प उत्पादन का केंद्र था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। ए और बी को कथनों पर वुड के नीति पत्र के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना। बुद्ध का नीति पत्र यह तर्क देता है कि यूरोपीय शिक्षा भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। अब पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था दोस्तों। आपका बी गलत है, लेकिन ए सही है दोस्तों। बी जो है ये आपका गलत है, त्रुटि रहित नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ बताया गया है था, इसलिए गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चौसा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये आपका 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का संग्राम जो है दोस्तों, ये आपका 1540 में कन्नौज का संग्राम हुआ था। खानवा का संग्राम हुआ था। खानवा 1527 में दोस्तों और चंदेरी 1528 में हुआ था दोस्तों। और सभी युद्ध में बाबर जीता था दोस्तों। कौन जीता था? बाबर दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार देख लीजिए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में दोस्तों। कब हुआ? 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ दोस्तों? कन्नौज को ही हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। बिलग्राम का युद्ध दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कन्नौज की जगह बिलग्राम भी दिया जाए तो आप लोग 1540 ही मारिए। और खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में हुआ था दोस्तों। और चंदेरी का जो संग्राम था वो 1528 में हुआ था दोस्तों। और सभी में बाबर विजित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। चलिए। मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में मिलान करना है, उपयुक्त विकल्प को चुनना है दोस्तों। देखिए नमलवर दोस्तों, ये उत्तर भारत से संबंधित थे। कहाँ से थे? नमलवर जो थे दोस्तों ये दक्षिण भारत से संबंधित थे। कहाँ से? दक्षिण भारत से दोस्तों। दक्षिण भारत से संबंधित थे। और चैतन्य जो थे ये पूर्वी भारत से संबंधित थे। कहाँ से दोस्तों? पूर्वी भारत से चैतन्य महाप्रभु संबंधित थे। और सूरदास जो थे दोस्तों ये उत्तर भारत से संबंध रखते थे। सूरदास उत्तर भारत से। और नरसिंह मेहता दोस्तों पश्चिम भारत से संबंधित रखते थे। कहाँ से? पश्चिम भारत से। चलिए एक बार फिर से पढ़ लिया जाए। नम लवर दोस्तों ये कहाँ से?
दक्षिण भारत से संबंधित रखते थे। नम लवर जो है दक्षिण भारत से संबंध रखते थे। चैतन्य देवा, उसे उन्हें ही प्रभु बोलते हैं, वे पूर्वी भारत से संदर्भ रखते थे। और सूरदास जो है दोस्तों, ये सूरदास रखते थे आपका उत्तर भारत से संबंधित सूरदास रखते थे दोस्तों। और नरसिंह मेहता जो पश्चिम भारत से संबंध रखते थे। आपका डी 3 है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गुलामगिरी किताब किसने लिखा था दोस्तों? तो ज्योतिबा फुले गुलामगिरी को लिखे थे। कौन लिखे थे? ज्योतिबा फुले दोस्तों। कौन लिखे थे? ज्योतिबा फुले दोस्तों गुलामगिरी के लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था दोस्तों? ये नारायण गुरु दिए थे। कौन दिए थे दोस्तों? नारायण गुरु। मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? नारायण गुरु दोस्तों। कौन दिए? नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया? 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इसे आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना था? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पढ़िए और उपयुक्त को चयन करना। नमक के उत्पादन एवं बिक्री राज्य का एकाधिकार था दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और यह भोजन की बुनियादी हिस्सा है दोस्तों। आपका दोनों सही है, व्याख्या भी सही है दोस्तों। और नमक कर अगर पूछ ले डेट कब से स्टार्ट किया गया था दोस्तों? तो 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 12 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा ने प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों। फिर से देखिए। संविधान सभा ने प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र साथ ही साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ब्रह्मा लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना। ब्रह्मांड जो सॉरी दोस्तों ब्रह्मांड जो बना है वो लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। सही है। और आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों के एक प्रणाली है दोस्तों। आपका दोनों से ए और आर दोनों सही है दोस्तों। आकाश गंगा जो है दोस्तों करोड़ों तारों और बादलों का गैसों का एक प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 बोला अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब अक्षांश से समांतर रेखा का आकार कम होता जाता है दोस्तों। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तो अक्षांश समांतर रेखा का आकार कम होता जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्या बोला गया? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पृथ्वी के एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक घंटे को देशांतरीय 45 डिग्री तक विस्तार है दोस्तों। मतलब 1 घंटा में आपका डिग्री में अगर चेंज करेंगे तो 15 डिग्री होगा दोस्तों। 2 घंटा में आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से 24 घंटे को बांटा गया है दोस्तों। चलिए हम लोग निम्नलिखित कथन कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है पूछा है दोस्तों। चंद्रमा के बारे में जो सही है वो चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है दोस्तों क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है दोस्तों। और फिर देखिए चंद्रमा की सतह पर पर्वत मैदान व गड्ढे नहीं है। ये गलत है दोस्तों। पर्वत पठार और मैदान गड्ढे हैं, ये भी गलत है दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनते हैं दोस्तों। चंद्रमा की सतह पर जो है पर्वत छाया बनता है दोस्तों। ए और सी आपका सही है। पूछा है कौन गलत है? गलत आपका बी है दोस्तों। 17 देखिए। दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए। सबसे गहरा महासागर, यह सबसे गहरा महासागर है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीपों इसके अंदर समा सकता है दोस्तों। ये प्रशांत महासागर होगा दोस्तों। कौन सा सागर होगा? प्रशांत महासागर दोस्तों, ये याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए। यह सबसे गहरा महासागर है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीपीय इसके अंदर समा जाएगा। यह प्रशांत महासागर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। नीचे दिए कथनों पर महाद्वीपियों को पहचानिए। यह विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है दोस्तों। यह विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। यह अफ्रीका है दोस्तों। यह विश्व की सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है दोस्तों। ये सभी जो कथन दिया गया ये सब अफ्रीका से रिलेटिव है दोस्तों, अफ्रीका से संबंधित है।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों पर ARR को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। और अभिकथन, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है दोस्तों। समताप मंडल सही है दोस्तों ये आपका। यह बादल व मौसम संबंधी घटनाओं का लगभग मुक्त होता है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों, व्याख्या भी सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विश्व की सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है दोस्तों। विश्व की सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पाई जाती है? आप सभी को मालूम है कि क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती है वहाँ विश्व की सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र उत्पादन और पाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। कौन सा क्षेत्र फसलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद यान कहलाता है दोस्तों? तो भूमध्य सागरीय। कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद यान कहलाता है? तो भूमध्य सागरीय दोस्तों। कौन कहलाता है? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कौन सा विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है दोस्तों? तो नदी बेसिन जो है अमेजन नदी बेसिन विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन है दोस्तों। कौन सा है? अमेजन नदी बेसिन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। 23 बोला गया कि ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। तो प्राथमिक कहलाता है, सॉरी दोस्तों, द्वितीयक कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक। फिर से देखा जाए, ऐसे गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप में और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है उसे किस वस्तु के नाम से हम लोग जानते हैं? उसे हम लोग द्वितीयक वस्तु के नाम से जानते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं हम लोग। कॉलम में दिए गए नामों को मिलाना है कॉलम दो में दोस्तों। चलिए देखते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है दोस्तों? रेशम कीट का पालन करते हैं। सेरीकल्चर से आप सभी जानते हैं। पिसीकल्चर से हम लोग मत्स्य को पालते हैं दोस्तों। अब विटीकल्चर से अंगूर की खेती करते हैं। और दोस्तों हॉर्टिकल्चर से फलों और फूलों की खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर से दोस्तों आपका 3 होगा दोस्तों। आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम मुंह पे रखिए, रट लीजिए दोस्तों। सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन, पिसीकल्चर मछली पालन हो गया, विटीकल्चर आपका हो जाएगा अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर फलों एवं फूलों की खेती। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। 25 क्या बोला गया है? दिए गए कथन ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या ए करता है दोस्तों आपका 1 से। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं हम लोग। 26 क्या बोला गया? अधिकर्ताओं के बीच सामाजिक संस्कृति विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। चलिए, अधिगमकर्ता के बीच विविधता केवल देखते ही आप लोग इसे समाप्त कीजिए दोस्तों, क्योंकि केवल निगेटिव वर्ड है, इसलिए केवल का कहीं गुंजाइश नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा क्या? अधिगम को नकारात्मक से प्रभावित करता है दोस्तों। तो आपका देखिए गलत पूछ रहा है दोस्तों, तो आपका एक गलत है। और देखिए, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भारी नजरों से देखना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक से प्रभावित करता है। तो दोनों गलत है दोस्तों, आपका ये भी गलत है, ए और बी दोनों गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है दोस्तों? सामाजिक विज्ञापन का जो उदाहरण है उसको पहले पढ़ते हैं। समय पर एक कर का भुगतान करना, ये उदाहरण है दोस्तों। कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये भी उदाहरण है। जल बर्बादी को रोकना, ये भी उदाहरण है दोस्तों। लेकिन जो सामाजिक विज्ञापन के उदाहरण नहीं है दोस्तों, वो एक विशेष ब्रांड के दंतमंजन टूथपेस्ट का प्रयोग दोस्तों एक सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण ये नहीं है दोस्तों। ये आपका निगेटिव सेंस है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति दोस्तों। कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। 29 देखिए, 29 क्या बोला गया है? विपक्ष किसी प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। विपक्ष जो है किस प्रकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है दोस्तों? तो सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करना, आलोचना द्वारा दोस्तों जनमानस की राय को व्यक्त करना, जनमानस की राय को व्यक्त करना विपक्ष में जो रहेगा उसका काम है दोस्तों। ये सब सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाना और संसद को बांध कर बाधाएं डालना दोस्तों, ये गलत है। संसद को बाधाएं नहीं डालता है दोस्तों। संसद के 3 काम है जो ऊपर है, ए है, बी है और आपका सी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं हम लोग। 30 क्या बोला? भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए
भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है दोस्तों। इसके पीछे के संभावित कारण क्या है दोस्तों? कम श्रमिक लागत, कम श्रमिक लागत एक सही है दोस्तों। अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, ये भी सही है दोस्तों। सुविधाजनक समय क्षेत्र दोस्तों, विशेष आर्थिक क्षेत्र ये नहीं होगा दोस्तों, आपका तीनों सही है दोस्तों। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए। भारत और विदेशी कंपनियों दोनों के द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। इसके पीछे संभावित कारण यह है दोस्तों, कम श्रमिक लागत है और अंग्रेजी बोलने वाली आबादी है और सुविधाजनक समय क्षेत्र है दोस्तों, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र नहीं है दोस्तों। ये डी गलत है, आपका ए और बी सी सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में 31 चलते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही सामूहिकरण की पहचान कीजिए। तो मेड़ बनाना दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में, टोकरी बुनना और ईंट बनाना दोस्तों, ये सब ग्रामीण क्षेत्र के होने वाली गतिविधियों के समूहीकरण में आता है दोस्तों। टोकरी बुनना, फसलों कटाई, घोड़े बनाना, ये सब घड़े बनाना, ये सब आपका नहीं आता है दोस्तों। जो आता है वो बता दिया गया दोस्तों। 32 देखिए, लोकतंत्र के प्रमुख विशेषता की पहचान कीजिए। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता जो है वो समानता है। क्या है साथियों? समानता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 क्या बताया जा रहा है? जोड़ों को सही रूप में मिलान हो रहा है। तो महिलाओं को संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 सही है दोस्तों, ये मिला था। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 आया था। लड़कियां शर्मीली होती है लैंगिक रूढ़िवादिता के कारण दोस्तों, ये भी सही है। सहभागी लोकतंत्र पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था है दोस्तों, आपका ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है दोस्तों, ये तीनों सही है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं हम लोग। कौन निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है दोस्तों? अपने नागरिकों के अधिकारों को बचाव करना दोस्तों, सामाजिक का संविधान के वैध उद्देश्य का अंग है दोस्तों, अपने नागरिकों के अधिकारों की बचाव करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। भारतीय संविधान में डैश के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है दोस्तों, धर्म के विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? धर्म के विरुद्ध नहीं दोस्तों, भाषा। देखिए भाषा हो गया, धर्म हो गया और संस्कृति दोस्तों, क्षेत्र के विरुद्ध नहीं दिया जाता, तीनों के विरुद्ध, भाषा, धर्म और संस्कृति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है दोस्तों? कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम में सजाना है दोस्तों? तो देखिए सत्र न्यायालय पहले आएगा, उसके बाद उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। पहले सत्र न्यायालय हम लोग जिला न्यायालय को बोलते हैं, उच्च न्यायालय जो हर एक राज्य सरकार के स्टेट में होती है दोस्तों, फिर सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रीय राजधानी में होती है दोस्तों। आरोही क्रम में इस तरह होगा दोस्तों। 37 देखिए। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है दोस्तों, ये उजागर जातीय भेदभाव करती है। किसे करती है? जातीय भेदभाव को। ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन जो उजागर करती है वो जातीय भेदभाव को दोस्तों। 38 देखिए। 38 क्या बोला जा रहा है? समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। आपका दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन था दोस्तों। ये जो वर्ड दिया गया दोस्तों, ये दमनकारी। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रदर्शन किया, सही है दोस्तों। अब मणिपुर में विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई है। दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन हुए थे दोस्तों, आपका 3 सही है दोस्तों। 39 नंबर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय के शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है दोस्तों? तो ये बच्चों की संकल्पना और अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से पढ़ा जाए। कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है? तो बच्चे संकल्पनाओं का अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को गणना के रूप में की जाती है दोस्तों, तो पश्चिगामी के रूप में। किसमें? पश्चिगामी। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां किस रूप में की जाती है? तो पश्चिगामी के रूप में की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो आपका चर्चा के और प्रश्न उत्तर के अंतर्गत आता है दोस्तों। निरंकुश और प्रदर्शन के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों।
बी और डी आपका सही है। चलिए हम लोग आगे 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं दोस्तों? तो आपका बाध्यकारी हो जाएगा, बाध्यकारी छोड़ के दोस्तों निगेटिव सेंस से सहभागी हो जाएगा, थीमेटिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा दोस्तों। बी सी डी दोस्तों फिर से एक बार पढ़ लिया जाए। ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं दोस्तों? तो सहभागी, थीमेटिक और ऐतिहासिक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किया जा सकता है दोस्तों। ये हो जाएगा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधारित शिक्षण द्वारा दोस्तों, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के आधारित शिक्षण द्वारा दोस्तों। 44 देखिए, 44 क्या बोला जा रहा है? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित शिक्षक द्वारा विचार कीजिए। ये आपका हो जाएगा संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल देना। फिर प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर हिस्सा लेना दोस्तों। ये भी आपका हो जाएगा बी भी दोस्तों। और स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन दोस्तों आपका तीनों हो जाए दोस्तों, ए बी सी तीनों दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। एक शिक्षा अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है दोस्तों। ये हो जाएगा विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक प्रायोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। आपका ए और बी दोनों सही है दोस्तों। लेकिन सी देखिए, विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकते हैं। ये आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित होगा दोस्तों? तो नाट्यकरण तकनीक दोस्तों, नाटक करके उसे दिखाइए संसद भवन तैयार करके दोस्तों स्कूल में, उससे ज़्यादा आपके बच्चे सीखेंगे दोस्तों। 43 देखिए। आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन क्या है? तो आलोचनात्मक चिंतन जो है दोस्तों पूर्वग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है। समित सोच दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं। ये गलत है दोस्तों। खारिज करेगा तो कैसे सीखेगा? ये निगेटिव सेंस है। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर चिंता जितना संभव हो उतना ज्ञान प्रदान प्राप्त करते हैं और ज्ञान और संदिग्ध के बीच अंतर करते हैं। तो दोस्तों आपका ए सी डी सही होगा दोस्तों। ये बी आपका गलत है, ए सही होगा, सी और डी दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 क्या बोला गया है? आर्थिक सिद्धांतों और कानूनी प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों डेटा विश्लेषित व्याख्या की जाती है। तो आगमनात्मक विधि के तहत दोस्तों फिर से देखिए, आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल को विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किए गए आंकड़ों और डेटा का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है आगमनात्मक विधि के तहत दोस्तों। 49 देखिए। 49 क्या बोला? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यता और कौशल में वृद्धि करने के लिए इनके में कौन सा उपयोगी है दोस्तों? तो एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहने द्वारा सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना दोस्तों। फिल्म और वीर चित्रों को दिखाना, ये भी सही है। सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा कराना दोस्तों। आपका बी सी डी सही है दोस्तों, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ढंग से पढ़ाने के लिए टिके रहना ये गलत है। आपका बी सी डी तीनों सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं हम लोग। 50 में क्या बोला गया है, इसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। 50 देखिए। मान लीजिए कि पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। तो रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। देखिए दोस्तों, ए आर दोनों जेंडर रूढ़िवादिता भी दर्शा रहा है और हिंसा को बढ़ावा भी दे रहा है दोस्तों। आपका दोनों विकल्प सही है दोस्तों, ए और बी दोस्तों। जेंडर लैंगिक रूढ़िवादिता धारणा है और हिंसा को बढ़ावा दोस्तों, शांति की बढ़ावा, केवल पुरुष, ये सब गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग 51 से नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो ये स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर से जरूर चैनल को आगे आप लोग सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरह कंटेंट 21 जनवरी तक पूरा कर दिया जाएगा। सभी सरकार नोट्स का तो CDP, हिंदी, मैथ, आपका SST जितना भी दिया गया नोट्स में सब पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।